गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 11 बजकर 16 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 19 अक्टूबर 2021। दिस इज 19 ऑफ अक्टूबर 2021। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग तुरंत यहां पर मौजूद हो जाइए। जल्दी से मुझे बताइए कि हम लास्ट क्लास में कहां तक पहुंच चुके थे। उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और पूरी तरीके से निश्चिंत आप रहें और मुझे बताएं कि हम लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे हिस्ट्री में। भाई, जितना मुझे याद है, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जिसमें सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद भारत पर होने वाले अरबों के आक्रमण के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद हम बात कर चुके थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक फॉर द डे। आज के लिए हमारे पास टॉपिक रहेगा, हेडिंग डालेंगे फटाफट से, दिल्ली सल्तनत। हेडिंग डाल लीजिए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, और हम सब जानते हैं इसे हम पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का पीरियड, यानी कि अगले 320 साल का जो पीरियड रहा, वही क्या कहलाता है? दिल्ली सल्तनत कहलाता है। मैंने आपको बताया था इसमें हमें 5 वंशों के बारे में पढ़ना है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, जब मोहम्मद गौरी मरा, तो मैंने आपको बताया कि उसका साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें हिंदुस्तान का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, गजनी का साम्राज्य यलदौज को दिया गया और काबुल और कंधार सौंप दिए गए किसे? कुबाचा को। तो दिल्ली सल्तनत में ही सबसे पहला वंश जो हम पढ़ेंगे, दैट इज, हेडिंग डालिए, स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहला लिखिए स्लेव डायनेस्टी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं गुलाम वंश। बारह सौ छह ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का ही पीरियड कहलाता है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका शासनकाल रहा 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक शासन रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद कीजिए भाई, जब तक मोहम्मद गौरी जीवित था तब तक तो मोहम्मद गौरी की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद इनिशियली कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था, क्योंकि अपने आप को केवल उसका एक गुलाम समझता था।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि लाहौर की जनता के इंसिस्ट करने पर या लाहौर की जनता के ही रिक्वेस्ट करने पर इसने स्वीकार किया और भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को बनाया गया। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी बनी लाहौर। तो सबसे पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मोहम्मद गौरी के मरने के बाद हुई, यानी कि 1226 ईस्वी में हुई। और 1226 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, यानी कि अगले 320 साल तक यहां पर दिल्ली सल्तनत का शासन रहा या दिल्ली सल्तनत चली। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखेंगे आफ्टर बिकेमिंग द रूलर, आफ्टर बिकेमिंग द रूलर या शासक बनने के बाद ही डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज इन हिज सिटीजन्स, इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया। ही डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज इन हिज सिटीजन्स, इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया। और क्योंकि शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए बांटे या लाखों रुपयों का दान किया, इसीलिए लिखेंगे सिटीजन्स ऑफ लाहौर गिव हिम द टाइटल ऑफ लाख बख्श। लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। लाखों का दान करने वाला ही कौन कहलाता है? लाख बख्श कहलाता है। और ध्यान रखेंगे इसी को पील बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहलाता है पील बख्श, यही कहलाता है लाख बख्श और यही कहलाता है पील बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला और पील बख्श का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, हाथियों का दान करने वाला। हाथियों का दान करने वाला पील बख्श और लाखों का दान करने वाला लाख बख्श। लिखेंगे ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बट ही रूल्ड बाय टेकिंग द टाइटल ऑफ सिपहा सालार। लिखेंगे इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की,
इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही शासन किया। बल्कि सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही शासन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा? ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही ये शासन किया करता था। और सेनापति को ही क्या कहा जाता था? सिपहा सालार कहा जाता था। तो इसने सिर्फ सिपहा सालार की उपाधि धारण की थी, और सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही केवल सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही शासन किया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, ही अपॉइंटेड हिज स्लेव, ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश, ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। He appointed his slave Iltutmish the governor of Badaयूं। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। और आप जानते ही हैं बदायूं कहां पर है? बदायूं इज इन उत्तर प्रदेश। केवल 4 साल शासन कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। लेकिन जब 1210 ईस्वी में ये पोलो खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, तो ऐसा कहते हैं कि चौगान खेलते समय अपने ही घोड़े से नीचे गिरकर इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। लिखेंगे, इन 1210 1210 ईस्वी में, इन 1210 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड Qutbuddin Aibak died by falling from his horse while playing polo। 1210 ईस्वी में, हिंदी में लिखेंगे चौगान खेलते समय। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। बारह सौ दस ईस्वी में चौगान खेलते समय अपने घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। यदि आपसे पूछें इसका मकबरा या इसकी कब्र, इसकी ग्रेव, इसकी कब्र या इसका मकबरा कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे लाहौर में। लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा।
1210 ईस्वी में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, तो ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही 1210 ईस्वी में ही इसका बेटा दिल्ली का अगला शासक बन गया, जिसका नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 ईस्वी में ही आराम शाह या आराम बख्श, जो उसका पुत्र हुआ करता था, वो सिंहासन पर बैठा और अगला शासक बना, लेकिन केवल कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया, क्योंकि आराम शाह के सिंहासन पर बैठने की बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। किसको? बदायूं में इल्तुतमिश को। बदायूं ने कहा कि जिस तरीके से बदायूं में इल्तुतमिश ने कहा कि जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था और वही उसका उत्तराधिकारी हुआ, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी हूं और दामाद भी, इसीलिए सिंहासन का असली हकदार मुझे ही होना चाहिए। और यही कारण है इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर बढ़ा बदायूं से आराम शाह की तरफ, और 1211 ईस्वी में दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ जूड। बैटल ऑफ जूड या जूड का युद्ध, जो लड़ा गया आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया जूड का युद्ध या बैटल ऑफ जूड। लिखेंगे इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड एंड किल्ड आराम शाह। In this battle, Iltutmish defeated and killed Aram Shah and became the next ruler of Delhi Sultanate or the Slave Dynasty. इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या की। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या की और ये खुद गुलाम वंश का अगला शासक बना। और ये खुद गुलाम वंश का अगला शासक बना। अगला लिख लीजिए इल्तुतमिश। अगला लिखिए इल्तुतमिश। बारह सौ ग्यारह ईस्वी से लेके 1236
1211 से लेके 1236 तक दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना इल्तुतमिश। लिखेंगे ही इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। लिखेंगे इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था बिकॉज he got the title of sultan from खलीफा ऑफ बगदाद। क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान की थी। Because he got the title of Sultan from खलीफा ऑफ बगदाद। क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। इसीलिए कहलाता है भारत का प्रथम सुल्तान। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा ही ऐलान किया गया था कि इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होंगे वो सब सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। और यही कारण है कि इल्तुतमिश से लेकर 1526 तक यानी कि इब्राहिम लोदी तक हम जितने भी शासकों के बारे में बात करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहलाएंगे। तो यदि आपसे पूछे भारत का पहला सुल्तान तो आंसर करेंगे इल्तुतमिश। और यदि आपसे पूछे लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम सुल्तान, तो आंसर करेंगे इब्राहिम लोदी। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सुल्तान बना तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ी यल्दौज की। वही यल्दौज जो गजनी में शासन कर रहा था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के उद्देश्य से ही यल्दौज आया और 1215 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। लिखिए तराइन का तृतीय युद्ध। जो कि इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध। और लिख लीजिए इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज। इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो इल्तुतमिश के समय में हुई, लिखेंगे 1221 1221
इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। ट्वेल्व 1221 में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान। हिंदी में लिखिए चंगेज खां का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खान एक मंगोल शासक था, एक मंगोलॉइड रूलर था और इल्तुतमिश के शासनकाल में ही भारत आया था जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करने के उद्देश्य से। लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। भारत में आया था लेकिन अटैक जलालुद्दीन मंगबरनी पर किया था। इसने दिल्ली सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन चंगेज खान का हिंदुस्तान में आ जाना ही एक ऐतिहासिक घटना है जिसे हम पढ़ते हैं चंगेज खान के आक्रमण के नाम से। और ध्यान रखेंगे यह आक्रमण हुआ किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश इश्यूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। ही इश्यूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज सिटीजनशिप। इसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। चांदी के सिक्के को कहा जाता था टंका या टका। चांदी के सिक्के कहलाते थे टंका या टका और तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल। तांबे का सिक्का कहलाता था जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगला पॉइंट लिखेंगे, इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्काने चहलगानी। इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्काने चहलगानी। इल्तुतमिश के द्वारा ही तुर्काने चहलगानी प्रथा की शुरुआत की गई या इसी को दल चालीसा भी कहा जाता था। इल्तुतमिश के हजारों गुलाम हुआ करते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने हजारों गुलामों में अपने सबसे प्रिय, सबसे करीबी और सबसे विश्वास पात्र 40 गुलामों को, 40 सरदारों को अपना एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, अपना प्रशासक बनाया था। और उन्हीं 40 सरदारों का ग्रुप ही क्या कहलाता था? तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा कहलाता था। और ये 40 के 40 लोग, ध्यान रखेंगे, सुल्तान के लिए बिल्कुल बराबर हुआ करते थे और सारे के सारे लोग इक्वल पोस्ट पर हुआ करते थे। अगले पॉइंट में लिखेंगे, ही ऑल्सो स्टार्टेड
इक्ता सिस्टम। इसी के द्वारा इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की गई। इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को या आर्मी में कोई भी नकद वेतन नहीं दिया जाता था या कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि युद्ध के दौरान ही लूटी हुई संपत्ति और हड़पी गई जमीनों को ही सैनिकों में और सेनापतियों में बांट दिया जाता था। और ध्यान रखेंगे, युद्ध के बाद सैनिकों और सेनापतियों को दिए जाने वाले प्रांत या प्रोविंस को ही क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और जिसे वो दिया जाता था वो उस इक्ते का या इस प्रांत का कहलाता था इक्तेदार। और वहां से टैक्स वसूल करना और रेवेन्यू जनरेट करना ही क्या कहलाता था? इक्तेदारी। अब चाहे आपसे इक्ता पूछें, चाहे आपसे इक्तेदार पूछें या इक्तेदारी पूछें, ये सब किससे संबंधित होगा? इल्तुतमिश से संबंधित होगा। नोट कीजिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन 1229 1229 ईस्वी में इन 1229 1229 ईस्वी में लिखिए, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और लिखेंगे, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। He shifted his capital from लाहौर टू दिल्ली। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो ध्यान रखेंगे, 1229 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी दिल्ली बना ली गई, जो कि अभी तक कहां पर हुआ करती थी? लाहौर में हुआ करते थे। इल्तुतमिश के 4 पुत्र हुआ करते थे, इसके 4 बेटे हुआ करते थे, लेकिन चारों के चारों बेहद अयोग्य और डरपोक हुआ करते थे। यही कारण है कि एक बार जब इल्तुतमिश कालिंजर मिशन पर गया था, कालिंजर अभियान पर गया था, तो उस अभियान में इसके चारों के चारों बेटे निकम्मे साबित हुए, विफल साबित हुए। और ध्यान रखेंगे, इस मिशन को एकम्प्लिश करने में इल्तुतमिश की मदद की थी इल्तुतमिश की बेटी ने, जिसका नाम था रजिया। इसीलिए इल्तुतमिश चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके पुत्रों में कोई नहीं बल्कि उसकी पुत्री रजिया ही क्या बने?
दिल्ली की अगली सुल्तान बने। लिखेंगे इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रजिया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रजिया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया। इसके बाद इन 1236 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश डाइड इन दिल्ली। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में हुई। इन 1236 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश डाइड इन दिल्ली। इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में हुई। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश का टॉम्ब या मकबरा भी कहां पर है। लिखेंगे इन कुतुब मीनार प्रीमाइसिस दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश ने घोषणा की थी कि उसके मरने के बाद, फिर से बताइए टॉम्ब, मैंने कहा कुतुब मीनार प्रीमाइसिस दिल्ली। जहां पर दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, मेहरौली में, तो कुतुब मीनार के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, प्रीमाइसिस में ही इसका मकबरा भी है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी बेटी रजिया को, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके मरने के बाद इसकी मर्जी के खिलाफ इसका सबसे बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा और 1236 में अगला सुल्तान बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश के मरने के बाद
1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा, लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा, ये बात नहीं पसंद आई किसको? ऑब्वियसली रजिया को। इसीलिए रजिया दिल्ली की जनता के पास गई और दिल्ली की जनता से ही मदद मांगी और कहा कि मेरे पिता ने मुझे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब आप मेरी मदद कीजिए सिंहासन पर बैठने में। फिर क्या था? दिल्ली की जनता का साथ मिला रजिया को और दिल्ली की जनता की ही मदद से रजिया सुल्तान के द्वारा अपने ही बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या करवा दी गई। और हम सब जानते हैं दिल्ली की अगली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी रजिया सुल्तान। बारह सौ छत्तीस से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी रजिया सुल्तान। तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली और एकमात्र महिला शासक ही कौन मानी जाती है? रजिया सुल्तान मानी जाती है। चंगेज खान भारत कब आया? 1221 में, अभी बताया था मैंने आपको। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सुल्तान और आएगा इस वंश में जिसे आप गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं। सर कपिल में गेस्ट कौन आए थे? कमिंग संडे को ना जो एपिसोड आएगा जिसमें सोनू निगम आएंगे, शान आएंगे, हरिहरन आएंगे, सिंगर्स का एपिसोड था वो बेसिकली, ठीक है। तो उसी में हम लोग गए थे, तो वो आप देख लीजिएगा। वैसे तो संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा होगा सेम टाइम पर, तो मुझे तो लगता है कि मैं खुद ही इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ, अपना वाला एपिसोड नहीं देख रहा हूँ। फिर भी टाइम मिलेगा तो अगले दिन देख लेंगे मॉर्निंग में, वो तो रिपीट होता ही रहता है, यूट्यूब पे देख लेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।